जय हिंद स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 50 प्रश्न लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर जरूर कर लेना। एग्जाम से पहले स्पेशल टॉपिक के सभी प्रश्न रखे गए हैं स्टूडेंट। यहां से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन से जरूर देखने को मिलेंगे, तो क्लास में एंड तक जरूर देख लेना। सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न दिया है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, कब की गई थी? कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। एकदम अच्छे लेवल के प्रश्न रखे गए हैं। तो 28 जुलाई 2000 को स्टूडेंट आपका भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। कब? 28 जुलाई 2000 में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय कृषि नीति में? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, इसमें आपका 4% का लक्ष्य रखा गया था। कितने प्रतिशत वृद्धि का? 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में कृषि जनगणना जो होती है वो आपकी स्टूडेंट याद रखेंगे 2 वर्षों के अंतराल में कृषि जनगणना जो है होती है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में प्रथम कृषि जनगणना जो है आयोजित की गई थी स्टूडेंट, वो आपकी 1970 से 1971 में आयोजित की गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, एकदम चुनिंदा प्रश्न ही रखे गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत आपकी याद रखेंगे अगस्त 1998 में हुई थी। कब? 1998 में हुई थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? PMFY योजना जो है कौन से वर्ष में शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत याद रखेंगे आपकी 18 फरवरी 2016 में हुई थी। कब? 18 फरवरी 2016 में PM फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। किस कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है, याद रखेंगे किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है 1551। कितना है स्टूडेंट? 1551 जो है 1551 जो है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना याद रखेंगे आपकी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाबार्ड का मुख्यालय याद रखेंगे आपका मुंबई में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है कौन सी तारीख में हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब? 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। अंतिम समय में आपको सिर्फ स्पेशल टॉपिक ही पढ़ने हैं स्टूडेंट। जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो मैं डेली आपको करा दूंगा स्टूडेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फसलों से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा स्टूडेंट। हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो एक बार सभी फसलों को कंप्लीट जरूर कर लेना। हम आपको एक स्पेशल वीडियो करा देंगे जिसमें सभी फसलों को कंप्लीट करा दूंगा स्टूडेंट। तो चना जो है यहाँ पर ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। किसकी नहीं है? ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। बाकी की ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अधिक पानी वाली फसलें हैं, ये तीनों अधिक पानी वाली फसलें हैं और ये कम पानी वाली फसल है स्टूडेंट। ये कौन सी फसल है फिर कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। चना कौन सी फसल है, कौन सी ऋतु की फसल है चना जो है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? क्या धान है? नहीं है भैया, धान तो नहीं है। सोयाबीन भी नहीं है, ज्वार भी नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी है? जल्दी से पहचानिए, एक ही बची है। सरसों जो है स्टूडेंट आपकी रबी की फसल है। सरसों, गेहूं, चना ये सब आपकी रबी की फसलें होती हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? ये
तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? तो याद रखेंगे ये आपकी स्टूडेंट जायद ऋतु की फसलें हैं। किस ऋतु की हैं? जायद ऋतु की फसलें हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, होम गार्ड में आया था। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो भारत में कृषि वर्ष आपका 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती स्टूडेंट, एक प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में स्टूडेंट, ये प्रश्न आता ही आता है। इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। स्टार लगाने का समय तो नहीं, आप इसको एकदम रट डालिए स्टूडेंट। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसको दीपा नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा नाम से जानते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट पोडू कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं स्टूडेंट। डेली एक स्पेशल टॉपिक से हम कवर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं। स्पेशल टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही करा रहे हैं स्टूडेंट। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध एक बार बताएंगे स्टूडेंट किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध याद रखेंगे स्टूडेंट, रेशम कीट पालन से होता है। रेशम कीट पालन से है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता रहता है बार बार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट और बताइए अगले प्रश्न का जवाब। विटीकल्चर का अर्थ क्या है? विटीकल्चर का अर्थ इनमें से क्या है? सब्जियों की खेती, वनों का संरक्षण, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। तो विटीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट? तो विटीकल्चर याद रखेंगे आप, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी बन जाते हैं। जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में यहाँ से बन जाते हैं और साथियों आपको जीके जीएस में तो मिलेंगे ही देखने को। तो आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर जो है स्टूडेंट किससे संबंधित है? केंचुआ पालन, मछली पालन, रेशम कीट या फिर मुर्गी पालन। तो वर्मी कल्चर को याद रखेंगे, ये आपका केंचुआ पालन से संबंधित है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किससे? केंचुआ पालन से संबंधित वर्मी कल्चर को कहते हैं। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की व्यापारिक खेती को हमेशा याद रखना है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों की व्यापारिक खेती को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन जो है नहरें, तालाब, नलकूप और कुएं या फिर डी अन्य। तो भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वह आपका नलकूप और कुएं हैं। क्या है? नलकूप और कुएं हैं स्टूडेंट। कुएं तो अब नहीं ही रहे हैं, नलकूप ही जो है मुख्य साधन बने हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको जो उत्तर दिया गया है वही टिक करना है, आपको अपने दिमाग से ये नहीं लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है भारत के किस राज्य में होती है? तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो आपकी तमिलनाडु में होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूछा गया था एग्जाम स्टूडेंट, पिछले साल यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? मेघालय में 200 साल पुरानी कौन सी विधि जो है प्रचलित है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, सिंचाई की 200 साल पुरानी विधि कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और बनता है स्टूडेंट। तो वांस ड्रिप जो है मेघालय की सिंचाई है 200 साल पुरानी है। वांस ड्रिप जो है ये भी बनेगा क्वेश्चन आपका, वांस ड्रिप सिंचाई कौन से राज्य की है? तो मेघालय की है। 200 साल पुरानी सिंचाई प्रणाली है, ये प्रचलित है, विधि है, याद रखेंगे। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? हरित क्रांति शब्द का संबंध जो है मुख्य रूप से किस फसल से है? ये डीप लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो याद रखेंगे ये आपका गेहूं और चावल से मुख्य संबंध है। किसका है? गेहूं और चावल से संबंध मुख्य रूप से है। कौन सी फसल से? गेहूं और चावल से। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट, विश्व में हरित क्रांति का जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में किसे माना जाता है? कमेंट करके बताइए एक बार स्टूडेंट। भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है
किसको माना जाता है? उत्तर बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये लो क्वेश्चन आ ही गया स्टूडेंट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है। और विश्व में पूछा जाए तो स्टूडेंट नॉर्मन बोरलॉग को याद रखेंगे स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, एक बार सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी नहीं किया साथ ही थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर दें वीडियो को, और साथियों बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके कवर करा रहे हैं एग्जाम से पहले स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आपकी कौन से दशक में हुई थी? 1966 से 1967 के दशक में भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। कब? 1966 से 67 के दशक में हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लरमा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया है? लरमा रोजो जो है कौन सी फसल की किस्म है? याद रखेंगे स्टूडेंट, लरमा लोरो जो है वो आपकी गेहूं की फसल की किस्म है। किसकी है? गेहूं की फसल की एक किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक स्टूडेंट याद रखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल यूपी पुलिस में। बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध याद रखेंगे आपका दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंध ऑपरेशन फ्लड संबंधित था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नील की खेती, मत्स्य यानी मछली पालन, सिंचाई या फिर स्वच्छ जल। तो नीली क्रांति का संबंध याद रखेंगे आपका मछली पालन, मत्स्य पालन भी आपसे दे देगा एग्जाम में ऑप्शन, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का जो संबंध है स्टूडेंट याद रखेंगे वो आपका कौन से उत्पादन से है? सूरजमुखी और तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। किससे? सूरजमुखी और तिलहन उत्पादन से है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये तो आपको नहीं पता होगी, वो तो पता भी होगी। कमेंट करके बताइए अगर इसका उत्तर पता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर के साथ में। तो गोल क्रांति का संबंध आपका स्टूडेंट याद रखेंगे अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। किससे है? अंडा उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है स्टूडेंट। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, अंडा उत्पादन नहीं होगा। गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंडा उत्पादन का जो संबंध है स्टूडेंट वो आपका याद रखेंगे वो आपका रजत क्रांति से। अंडा उत्पादन का जो संबंध है स्टूडेंट वो आपका रजत क्रांति के अंतर्गत आता है। किसके? रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा के लिए कर लीजिए, आलू के लिए गोल क्रांति है स्टूडेंट। कौन सी? गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्रांति रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? सिल्वर रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, रजत क्रांति जो है ये आपकी किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताया है अंडा कुक्कुट पालन से है। अंडा उत्पादन और कुक्कुट पालन से है जो आपकी संबंधित है रजत क्रांति। अगला देखिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा याद रखेंगे स्टूडेंट कौन सी फसल को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जो है जूट की फसल को कहा जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा जो क्रांति है स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेंगे। रजत रेशा क्रांति जो है वो आपकी किससे संबंधित है? तो वो आपकी कपास से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रजत रेशा आपकी कपास से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध बताएंगे गुलाब, झींगा, मछली, प्याज या फिर सी टमाटर, डी सेब। तो याद रखेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध वो आपका झींगा, मछली, प्याज उत्पादन से है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति बताएंगे स्टूडेंट किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपकी टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, टमाटर और मांस से संबंधित आपकी रेड रिवॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे मसालों की रानी जो है किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी आपका इलायची को कहा जाता है। बी बिल्कुल एकदम आपका सही जवाब होगा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फलों का राजा बताइए किसे कहा जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट करिए। फलों का राजा भूलेंगे नहीं स्टूडेंट, आपका आम को कहते हैं फलों का राजा आम। अभी आम का ही सीजन चल रहा है स्टूडेंट, आम का ही सीजन चल रहा है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? भैया गरीबों का फल जो है, गरीबों का सेब जो है कौन से फल को कहा जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती, आंवला। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा होगा, एक बार राइट आंसर कमेंट कर देंगे। तो अमरूद होगा भैया, गरीबों का सेब कौन सा है? अमरूद है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अमरूद ही है गरीबों का सेब। अगला, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कौन सी फसल को कहते हैं? तो वाइट गोल्ड याद रखेंगे आपका कपास जो है, भारत में सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वाइट गोल्ड की बात आए हो स्टूडेंट तो तुरंत आपको कपास को याद रखना है। हरा सोना किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड बताएंगे किसको कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड याद रखेंगे आपको चाय और बांस उत्पादन को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रीन गोल्ड भारत में चाय और बांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? फूड ऑफ गॉड्स कौन सी फसल को कहा जाता है? फूड ऑफ गॉड्स यानी कि भगवान का भोजन कौन से फल को कहा जाता है? तो भगवान का भोजन स्टूडेंट याद रखेंगे कौन से फल को कहा जाता है? कोको फल को कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोको फल को भगवान का भोजन कहा जाता है, ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉफ़ी का मूल जन्म स्थान कौन सा है? कॉफ़ी का जो मूल जन्म स्थान है, कॉफ़ी कहाँ से जन्म हुआ कॉफ़ी का, कौन सा है? तो कॉफ़ी का मूल जन्म स्थान आपका इथोपिया है, होगा क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इथोपिया में कॉफ़ी का जन्म हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चाय की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? चाय की उत्पत्ति जो है कौन से देश में मानी जाती है? भारत, इंग्लैंड, चीन, श्रीलंका। तो याद रखेंगे चाय की उत्पत्ति आपकी चीन से मानी जाती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चीन से आपकी चाय की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मक्का का मूल स्थान कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, मक्का का मूल स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे मक्का का मूल स्थान आपका मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको जो है मक्का का मूल स्थान है। सी बिल्कुल याद रखा रहेगा स्टूडेंट, राइट आंसर है मक्का फॉर मैक्सिको। यहाँ से आप रिलेट कर लेना, मक्का का भी पहला अक्षर माँ है और मैक्सिको का भी पहला अक्षर माँ है। मक्का मैक्सिको आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग याद रखेंगे आपकी 40 से 42% होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 40 से 42% प्रोटीन की मात्रा आपकी किस में होती है? सोयाबीन में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में जो खैरा रोग हो जाता है कौन से तत्व की कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग वो स्टूडेंट आपका जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिंक की कमी से धान में जो है कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? पत्तियों का पीला पड़ना, जो फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुख्य रूप से कौन से रोग के कारण ऐसा होता है? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं फसलों की। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अगला एक लास्ट प्रश्न है, गन्ने का रेड डॉट किसके कारण होता है?
गन्ने में जो रेड डॉट हो जाते हैं, एक तरह की बीमारी हो जाती है, अंदर गन्ने में रेड डॉट लाल रंग के निशान स्पॉट्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर डी कीट स्टूडेंट। तो HW के लिए आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है, इसका जवाब आप आशा करते हैं ज़रूर कमेंट करेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप अपना स्कोर एक बार बता देना 50 में से, यानी कि 51 क्वेश्चन है तो 51 में से आपका आज का स्कोर कितना बना है। अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाएंगे। कल का स्टूडेंट स्पेशल टॉपिक हम रखने वाले हैं जनगणना से, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। तो कल साथियों जनगणना के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर आऊँगा 50 प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे ही क्लास आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। साथियों PDF इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके स्टूडेंट वहां से ज़रूर एक बार PDF को भी रिवाइज कर लेना साथियों। और स्टूडेंट हमने अंकित भारती सर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज भी करा दी है, चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से। जिन साथियों ने नहीं देखी है जाकर जरूर देख लेना स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछना साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना और कल की क्लास में आना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।